वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करेंट। तो चलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करेंट देखते हैं हम लोग क्या होता है। इलेक्ट्रिक करेंट मीन्स किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो ये करंट जब चार्जेस जाएंगे तो वो चार्जेस जाके टकराएंगे किसके साथ, जो एटम्स हैं उनके साथ टकराएंगे और टकरा करके उनको पुश करके आगे निकलेंगे। ऐसा करने में क्या होगा कि वर्क कितना होता है और कैसे ये वर्क डन होता है। तो जब किसी भी वायर में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तभी ये चार्जेस फ्लो होना शुरू करते हैं और ये चार्ज जितना फ्लो होते हैं वही उनका वर्क डन हुआ। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है ये चार्ज कितने वर्क डन करेंगे। मीन्स वर्क डन का हम लोग जैसे पढ़े थे कि अगर कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस है किसी मशीन का या कोई भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, अगर इस यहाँ पे एक बैटरी के साथ इसको अटैच कर दिया जाए, यहाँ से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा प्लस से, और ये फ्लो होते हुए इस रेजिस्टेंस से होकर के आगे निकलेगा। मतलब इसको एक वर्क करना पड़ेगा इसमें फ्लो होने के लिए, और जो चार्ज यहाँ से जाएगा वही चार्ज वापस फिर यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा। इस तरह से वो चार्ज वर्क कितना करेगा। तो हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब एक चार्ज जा करके जितना वर्क करके आया, एक चार्ज जो आया यहाँ से गया और इस सर्किट में जो काम किया और फिर वापस आया, वही इसका वर्क डन था, उतना इसने काम किया। तो ये वर्क डन कितना था इसको हम कैसे निकालेंगे कि आखिर इसने वर्क डन कितना किया। तो इस यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो V इंटू क्यू कह सकते हैं। जो वर्क डन हुआ यहाँ पे V इंटू क्यू के बराबर होगा। कैसे, ये जो वर्क किया था वो क्यू चार्ज किया था, जो W वर्क किया गया था वो क्यू चार्ज किया गया था V पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट किया गया था वो V था। अब ये क्यू चार्ज गया और ये वर्क W करके आया, तो ये W वर्क कितना था ये हमें काउंट करना है। और किसके टर्म्स में काउंट करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में काउंट करना है। तो हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि क्या होता है करंट, व्हाट इज करंट। तो करंट के लिए हम लोग पढ़े थे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मीन्स चार्ज का जो फ्लो होता है एक सेकेंड में वही होता है करंट। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हम लोग पढ़े थे। यहाँ से Q का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I इंटू टी, यहाँ पे T क्या है, T टाइम है। ये वैल्यू को हम लोग इसमें अगर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो कर रहे थे इसमें कि जो वर्क डन होगा इस पूरे सर्किट में वो होगा V, I और T। मतलब वर्क डन तीनों ही चीजों पे डिपेंड करेगा। किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट कितना है और टाइम कितना है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ जाएगा और टाइम अपने आप इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करते हैं तो भी हमारा वर्क डन बढ़ेगा। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल और इसका बिगर यूनिट होता है किलो जूल। अब क्वेश्चन है ये है कि अगर, क्वेश्चन ये है कि ये जो मशीन है इस मशीन ने जो वर्क किया, W वर्क किया, ये अगर कितने टाइम में कर रहा है, अगर एक सेकेंड में कितना वर्क करेगा। अगर ये T टाइम में इतना वर्क कर रहा है तो एक सेकेंड में इसने कितना वर्क किया होगा, वो होगा इस मशीन का पावर। पावर क्या होता है, द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये हम लोग पढ़े हैं। मतलब किसी भी मशीन के लिए पावर को डिफाइन क्या करेंगे, पावर क्या होगा, द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम is called पावर। जितना वर्क डन होगा एक सेकेंड में वही इसका पावर होगा। मतलब ये मशीन एक सेकेंड में जो वर्क किया होगा वो इस मशीन का पावर होगा। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम हुआ हमारा पावर। यहाँ से वर्क डन का वैल्यू निकाल सकते हैं, W इक्वल टू होगा पावर इंटू टाइम। वर्क डन का एक और ही आ गया हमारे पास फॉर्मूला,
P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो ये बात याद रखिए। वर्क डन का एक और हमारे पास फॉर्मूला है, पावर इंटू टाइम। जब कभी हमें किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का पावर दिया हो, जैसे 20 किलोवाट का, अगर 20 वाट का एक बल्ब है, उसको अगर 5 घंटे तक चलाया जाए तो कितना वो वर्क करेगा, ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, वो हमारा इस फॉर्मूला से निकल सकता है। ये पावर का अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करें यहाँ पे और W का वैल्यू पुट करें तो पावर का एक नया इक्वेशन बन के आएगा। वो क्या बनेगा, देखिए, पावर इक्वल टू वर्क डन क्या आया था, VIT, यहाँ पे पुट करेंगे VIT, और यहाँ पे टाइम है तो इसलिए टाइम से इसको डिवाइड करेंगे, टाइम से कट जाएगा। तो पावर इक्वल टू एक और फॉर्मूला हमारे पास आया V इंटू आई। ये जो पावर का वैल्यू आया V इंटू आई, जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और करंट दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया रहे और करंट दिया रहे, तो वो हमारा पावर ऐसे आएगा। SI यूनिट होता है पावर का वाट, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और जेम्स वाट के नाम पे इनको दिया गया, उन्हीं के नाम पर वाट दिया गया, पावर SI यूनिट, ठीक है। अब इसको बिगर यूनिट कह सकते हैं, इसका बिगर यूनिट होता है किलोवाट, ठीक है। तो इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं, इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग करेंगे कि हीटिंग, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए इसका बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट, बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट, ठीक है। किलोवाट होगा बड़ा यूनिट, KW से इसको डिनोट करेंगे। तो किलोवाट जो होगा वो हमारा बड़ा यूनिट होगा पावर का, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। मतलब जितना वर्क डन हुआ, ये सारा वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। मतलब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है स्टोर ऑफ वर्क। पिछले क्लास में पढ़े थे, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी स्टोर रहेगा उतना ही वर्क होगा। तो जितना वर्क हुआ यहाँ पे, वो वर्क बाद में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी का रूल है, एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होता है, एनर्जी जो है वो खत्म नहीं हो सकता है, नहीं वो क्रिएट हो सकता है। तो ये सब एनर्जी बाद में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, के बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे। तो क्या होता है कि जो वर्क डन हमारा आया, तो हम पढ़ रहे थे कि 1 वाट पावर क्या होगा। 1 वाट पावर इज द पावर ऑफ दैट मशीन विच इज डूइंग 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो वर्क होगा किसी भी मशीन के द्वारा, वो हम लोग कहेंगे, अगर वो मशीन 1 जूल वर्क कर रही है 1 सेकेंड में पर सेकेंड, देन द पावर इज 1 वाट। उस पावर को हम लोग बोलेंगे कि ये पावर 1 वाट है। अब हर मशीन जो है उसके एक इफिशियंसी होती है वर्क करने की, कि वो किस इफिशियंसी से वर्क कर रहा है। मतलब किसी मशीन को हम कितना पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, किसी मशीन को हम एनर्जी कितना उसको दे रहे हैं, और वो बदले में हमें कितना वर्क करके दे रहा है। मतलब हमने उसको कितना एनर्जी दिया है। अगर कोई मशीन है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पंप है, मोटर है, अगर हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो इनपुट एनर्जी होगा, जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसको बोलते हैं इनपुट एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी हम लोग उस इक्विपमेंट को, उस डिवाइस को प्रोवाइड कराते हैं वो होता है इनपुट एनर्जी। द एनर्जी विच इज प्रोवाइड टू द डिवाइस, ठीक है, वो एनर्जी होता है इनपुट एनर्जी।
आउटपुट एनर्जी क्या होता है, जो वो हमें काम करके देता है, जितना वो हमें काम करके देगा वो होता है आउटपुट एनर्जी। मतलब अगर कोई बल्ब 60 वाट का है, 60 वाट का है बल्ब, अगर वो 60 जूल एनर्जी लेता है हमसे और हमें 30 जूल काम करके देता है, तो वो उसका इफिशियंसी हुआ। मतलब ये बल्ब इतना इफिशियंट है उस वर्क को करने में। मतलब कह सकते हैं आउटपुट एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा। जो आउटपुट एनर्जी होता है, ये एनर्जी होता है द वर्क डन बाय इक्विपमेंट, बाय डिवाइस। कोई भी डिवाइस है वो कितना काम करके हमें दे रहा है, ये आउटपुट पावर है। तो एक बात याद रखिए, एक रूल है, थर्मोडायनेमिक्स का रूल है कि जो भी मशीनें हैं, जो भी वर्क में जो भी मशीनें हैं दुनिया में, ये सारी जो है वो 100% इफिशिएंट नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो कुछ भी 100% इफिशिएंट नहीं होता है इस दुनिया में। हमारे नेचर में कोई भी चीज 100% इफिशिएंट नहीं है। मतलब जितना मशीन हमसे पावर लेगी, जितना एनर्जी लेगी, उतनी एनर्जी कभी नहीं देगी। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है। मतलब जितनी वो एनर्जी ले रही है उतना एनर्जी हमें कभी दे नहीं पाएगी, कभी नहीं देगी। अगर वो मशीन 60 जूल एनर्जी ले रही है तो हमें 30 जूल देगी। अगर हम एक दूसरी मशीन की बात करें जो कि हमसे 60 जूल एनर्जी ले रही है और हमें 40 जूल दे रही है, तो हम कहेंगे कि ये मशीन की इफिशियंसी अच्छा है, ये मशीन हमारी अच्छी है, क्योंकि इसने ज्यादा एनर्जी दिया। मतलब जो पहले वाली एनर्जी थी, मशीन थी जिसको 60 जूल एनर्जी हम दे रहे थे और वो सिर्फ हमें 30 जूल एनर्जी देती थी आउटपुट, ये हमें 50% वर्क करके दे रही थी। 50% एफिशिएंट ये हमारी मशीन थी। लेकिन जब हम एक और मशीन देखे जिसका जो 60 जूल एनर्जी ले रही थी और वो हमें 40 जूल एनर्जी दे रही थी, तो ये हमारा 50% से एवं एनर्जी दे रही थी हमें। एनर्जी दोनों ने कितना लिया? 60 जूल, 60 जूल। एनर्जी इसने कितना दिया? 30 जूल। इसने कितना दिया? 40 जूल। अगर हमें इससे 40 जूल की एनर्जी लेना हो, 40 जूल की एनर्जी अगर हमें जरूरत हो, तो इसको 60 जूल से ज्यादा एनर्जी देनी होगी। मतलब ये हमारा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। यहाँ पे हमारा एक लॉस ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ पे हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं। तो याद रखिए, जितनी अच्छी मशीनें लेंगे, जितने अच्छे एफिशिएंट वाली मशीनें रहेंगी, उतना एनर्जी हम सेव कर सकते हैं, उतनी एनर्जी हम सेव कर सकते हैं। तो इफिशियंसी क्या होगा उसको हम लोग लिखते हैं। इफिशियंसी क्या होगा? इफिशियंसी होता है, रेशियो होता है किसका? इनपुट पावर और आउटपुट पावर का। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इफिशियंसी क्या होगा? इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। मतलब जितना ये हमसे एनर्जी ले रही है उतनी एनर्जी कभी नहीं देगी। ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। मतलब इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम लिखना चाहें, इफिशियंसी को डिनोट करते हैं हम लोग ईटा से। ये ईटा का साइन है, ये ईटा का साइन है, इसको आप ध्यान देंगे। जो ये साइन है, ये है ईटा का साइन। तो एफिशिएंसी क्या होता है? ये होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं, एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी परसेंट कितना है, तो उसके लिए हम लोग आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमें इफिशियंसी परसेंटेज में निकल जाएगा। मतलब हम अगर जा रहे हैं मार्केट में तो हम मशीनों की रेटिंग देखते हैं, कितनी रेटिंग की मशीन है। 60% काम करने वाली मशीन है, 70% काम करके देती है। मतलब 70% वर्क करने का मतलब अगर उसको 100 जूल हमने
इनपुट एनर्जी दिया तो उसने हमें 70% काम करके दिया, 70 जूल एनर्जी हमें दिया, वर्क करके दिया। अगर यही मशीन अगर हम दूसरे लें जिसकी इफिशियंसी कम हो, वो 100 जूल एनर्जी ले रही है और वो सिर्फ अगर हमें 35 जूल एनर्जी दे रही है, तो अगर हमें 70 जूल की एनर्जी चाहिए तो इस मशीन का यूज करने के लिए हमें 200 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और यहीं पे हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा 100 वाट का बल्ब होता है, येलो कलर का जो बल्ब होता है, वो ज्यादा ही पावर कंज्यूम करता है, एनर्जी लेता है। ठीक है, तो इस तरह से 100 वाट का जो भी बल्ब है, 100 वाट का बल्ब वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और हमें जो एनर्जी आउटपुट देता है वो एलईडी के बराबर हो सकता है। दूसरा है जो हमारा एलईडी बल्ब है वो कम एनर्जी लेता है और वो हमें ज्यादा एनर्जी दे पाता है। इफिशियंसी इसकी भी 100% नहीं है, लेकिन ये इससे ज्यादा हमें एनर्जी सेव कराता है। तो हम इस तरह से एनर्जी सेव कर सकते हैं और ये एक रूल है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो जिसकी 100% इफिशियंसी हो। मींस इफिशियंसी जो होगा हमेशा ये लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, इनपुट पावर हमेशा ज्यादा रहेगा, आउटपुट पावर हमेशा कम रहेगा, तभी ये लेस देन 1 आएगा। ये बात याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसके बाद इफिशियंसी के बाद हम लोग करेंगे कि क्या होता है जब हमारा वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। और वर्क डन जो होता है हम लोगों का वो फाइनली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब वर्क डन हो रहा है चार्जेस के थ्रू तो ये हीट प्रोड्यूस जाके कोलिजन करते हैं और कोलिजन करेंगे तो ये फाइनली हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो टोटल वर्क डन होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्टेड रहता है। तो क्या लिखेंगे, the work done by charges or by the current is converted into heat energy। ठीक है, मतलब चार्जेस का रूल है। इससे पहले एक हम लोग पढ़े थे कि जो इफिशियंसी था मशीनों का, वो इफिशियंसी किसी भी मशीन का 100% नहीं है। 100 जूल हमने वर्क दे रहा था, 100 जूल हम क्या कर रहे थे, उसको एनर्जी दे रहे थे और वो हमें सिर्फ 70 जूल एनर्जी आउटपुट में दे रहा था। हमें आउटपुट 70 जूल मिल रहा था और इनपुट जो है हम वो 100 जूल दे रहे थे। तो जब हम इतना इनपुट दे रहे हैं हमें आउटपुट इतना मिल रहा है, जबकि हम एक रूल जानते हैं, एक लॉ जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये एनर्जी जा कहाँ रहा है, जो ये एनर्जी है 100 जूल का, वो 30 जूल एनर्जी कहाँ चला गया। ये एक क्वेश्चन है कि ये 30 जूल एनर्जी कहाँ चला जाएगा। तो ये 30 जूल का जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है अदर फैक्टर्स में। अदर फैक्टर्स का मतलब है कोई ये 30 जूल एनर्जी कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे कोई मैकेनिकल पार्ट्स है, कोई मैकेनिकल मशीन है जैसे मोटर, जब वो चलता है तो उसके पार्ट्स जो है फ्रिक्शन के कारण हीट हो जाते हैं और हीट एनर्जी में ये 30 जूल चेंज हो जाता है, कुछ साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये एनर्जी अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये एनर्जी कहाँ कंज्यूम होता है, तो बताएंगे कि फाइनली जो भी एनर्जी है वो फाइनली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो बाद में लाइट एनर्जी रहेगा तो वो भी बाद में जाके हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये वर्क डन जो था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो टोटल वर्क डन अभी हम लोगों ने निकाला वो निकाला V इंटू आई इंटू टी, ये था वर्क डन। अब इस वर्क डन को अगर हम बात करें तो ये वर्क डन ही चेंज हो गया हीट में, तो हीट जनरेट हुआ उस सर्किट में वो VIT के बराबर होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हीट जनरेट होने के लिए करंट का होना जरूरी है।
मीन्स करेंट ज्यादा रहेगा तो जाके क्या होगा कि वो कोलिजन करेगा एटम्स के साथ, तो करेंट प्रोड्यूस होगा। देन वी कैन से दैट इफ मोर द करेंट देन हीट विल बी मोर। सेकेंड है कि उस वायर में रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस रहेगा ज्यादा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ये हमारा सेकेंड फैक्ट है। तो इस पूरे जो हमारे टर्म में हमने जो ये पढ़ा VIT जो वर्क डन था, इसमें हम लोग इस V को हम लोग करेंट में चेंज करना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर नहीं है और हम करंट में इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR। मतलब हम एक ऐसा टर्म लेना चाहते हैं जो कि हीट डिपेंडेंट करता है किस पे, हीट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे और हीट डिपेंड करता है करंट पे। तो इसको उन दोनों फैक्टर में चेंज करना चाहे तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे V का IR इंटू IT, यहां से क्या आ जाएगा I²RT। ये हमें एक हीट का इक्वेशन आया। मीन्स किसी सर्किट में अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो हीट बढ़ जाएगा, करंट को बढ़ा रहे हैं तो हीट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो हीट बढ़ जाएगा। लेकिन एक वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस कब चेंज होगा, जब हम वायर को ही चेंज करके दूसरा वायर लगा दिए। मतलब अगर आप कहें कि वायर को छोटा कर दिए, बड़ा कर दिए, तो इस केस में करंट जो है, करंट बढ़ा दिए या घटा दिए तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ नहीं, चेंज होगा। क्योंकि करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट पे डिपेंड करता है वोल्टेज पे करंट डिपेंड करता है। ये हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, ये ρL/A पे डिपेंड करता है। मतलब जब इसको रेजिस्टेंस कब कम होगा, जब लेंथ एरिया चेंज करेंगे या फिर वायर चेंज करेंगे तब। करंट चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस न बढ़ेगा और न ही घटेगा। तो इस सर्किट में हीट जो प्रोड्यूस होगा इतना प्रोड्यूस होगा। लेकिन कभी कभी हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया रहता है और उस टर्म में हीट निकालना रहता है, और रेजिस्टेंस के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया रहता है। जब हमारा टाइम 1 सेकेंड हो, देन हीट कितना प्रोड्यूस होगा I² इंटू R। और उस 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इसको V²/R² लिख सकते हैं। यहां से देखिए, यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम I का वैल्यू निकाल रहे हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो I का स्क्वायर है इसलिए V²/R² इंटू R। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा H इक्वल टू V²/R। ये हमारा एक हीट का एक इक्वेशन आया जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया रहे। ठीक है, जो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली यही संभव है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो I²RT जो हमारा हीट आया, ये हमारा इस सर्किट के लिए हीट हुआ, और इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या होगा, तो लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग बना सकते हैं डेफिनेशन कि हीट प्रोड्यूस ड्यू टू करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देन वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट in a circuit is called electric, इसको क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
ये क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब कितना हीट हमारा प्रोड्यूस हुआ करेंट के कारण। ठीक है, करेंट के कारण किसी सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। कितना हो गया रे भाई।